हेलो फ्रेंड्स, आपका आपकी यूट्यूब चैनल रैंकर्स क्यू में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए इतिहास के प्रश्न लेके आए हैं जो कि एसएससी 2019 में पूछे गए हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना आज के प्रश्न पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस वर्ष में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वह वर्ष था 1911। 1911 में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पटियाला घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना तथा राजवरी घराना में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह है राजवाड़ी घराना। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो वह वर्ष था 1772। 1772 में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। ऊपर क्वेश्चन था कि किस वर्ष कलकत्ता से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? तो वह था 1911। और कलकत्ता राजधानी कब से है भारत की? वह थी 1772 से 1911 तक। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कपड़ा किस जीआई टैग के साथ पंजीकृत है? तो वह है चंदेरी जीआई टैग। चंदेरी जीआई टैग के साथ मध्य प्रदेश का कपड़ा पंजीकृत है। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो वह था बैरकपुर। बैरकपुर में मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में थीमिथी त्योहार किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह त्योहार द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवधि को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है? तो वह है गुप्त अवधि। गुप्त अवधि को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय गायन के कौन से घराने से स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी जुड़े थे? तो वह जुड़े थे किराना घराने से। किराना घराने से शास्त्रीय गायन के स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी जुड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क एक राजा थे जो कि किस वंश से संबंधित थे? तो वह थे कुषाण वंश से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? तो वह एक राजस्व पर लगाया गया कर था। सरदेशमुखी क्या था? तो वह राजस्व पर लगाया गया कर था। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में क्या जाना जाता है भारत में जो कि किस रूप में मनाया जाता है? तो वह कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? तो यह विकसित हुई है ब्राह्मणी लिपि से। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य किस शासक के समय सर्वाधिक विस्तृत था? तो वह विस्तृत था औरंगजेब के टाइम। औरंगजेब के टाइम मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था, यानी कि बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ था इनका। हमारा अगला प्रश्न है, किस त्योहार को फगवा के रूप में भी जाना जाता है? तो वह त्योहार है होली। होली को हम लोग फगवा के रूप में भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्यों या सामान्य जनों की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई थी? क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से हुई थी? शूद्र या मजदूर और नौकर की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई थी? तथा ब्राह्मणों या पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी? इनमें से आपको बताना है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा गलत है। तो वह जो गलत है वह है ब्राह्मणों या पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्राह्मणों या पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के सिर से हुई थी। हम सिर यानी कि हेड से हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी? तो वह नदी थी सरस्वती। सरस्वती नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किनका जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी से 1166 ईस्वी में हुआ था? तो वह थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी से 1166 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंगचोलम मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। तो हमारा अगला प्रश्न है आज का, प्रिंस खुर्रम किस रूप में जाने जाने लगे? तो वह शाहजहां के रूप में जाने लगे। सीधा क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो वह था प्रिंस खुर्रम या खुर्रम डायरेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण
कुंभ मेला हर कितने वर्ष में एक बार 4 स्थानों नामता प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से लगता है? तो वह 12 वर्ष में एक बार 4 स्थान यानी कि प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था? तो वह अधिनियम था भारत की आज़ादी। भारत की आज़ादी अधिनियम द्वारा भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किनको प्यार से हम लोग बा कह के बुलाते हैं? तो वह है कस्तूरबा गांधी। हम लोग कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कह के बुलाते हैं। कस्तूरबा गांधी से याद आया हम लोगों को महात्मा गांधी जी को। तो हम लोग महात्मा गांधी जी को प्यार से क्या कह के बुलाते हैं? तो हम लोग उन्हें प्यार से बापू कह के बुलाते हैं, इंग्लिश में फादर ऑफ द नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको अपने यूट्यूब चैनल यानी कि रैंकर्स क्यू को क्या करना है। आप तो ऑलरेडी जानते हो भाई, पहले से ही मतलब इतने यूट्यूब चैनल्स आप लोगों ने देखा तो पता ही क्या करना है। जा करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने क्या कर रहे हो यार, जाके जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि आपको हमारी द्वारा बनाए गए अच्छे अच्छे वीडियोस जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंट बनाता है, आपको वैसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, इसलिए जाके हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। आपको बता दूं, आपके यूट्यूब चैनल यानी रैंकर्स क्यू में आपको प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स, जीके, जीएस के सारे क्वेश्चन से डील करवाया जाता है। तो देर क्यों कर रहे हो यार, जाके सब्सक्राइब करो। चलिए आज के अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ईद उल फितर सव्वाल के पहले दिन मनाई जाती है, जो कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार किस दिन पड़ता है? तो वह 10वें दिन पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात राजस्थान की एक कपड़ा कला है, तो आपको बताना वो कपड़ा कला कौन सी है? तो वह है इक्कत। इक्कत गुजरात राजस्थान की एक कपड़ा कला है। हमारा अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे? तो वह थे कौटिल्य। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। कौटिल्य जी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और कौटिल्य जी चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर भी थे, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक एक बुक भी लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का अंतिम निज़ाम कौन था? तो वह था मीर ओस्मान अली खान। मीर ओस्मान अली खान हैदराबाद का अंतिम निज़ाम था। हमारा अगला प्रश्न है, किस त्योहार को दुर्गा देवी और उनके 9 अवतारों को समर्पित है? तो वह त्योहार है नवरात्रि। नवरात्रि को दुर्गा देवी और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास, बरूची, सूरदास तथा छपनक में से कौन विक्रमादित्य दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था? तो वह थे सूरदास। सूरदास विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था पंपा। पंपा तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन बढ़ेंगे, इससे पहले तो आप तो देख ही सकते हैं कि अब से यानी आज से आप एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, और आगे हम आपको अदर भी लेके जाएंगे। आपको तो हमने कहा है कि अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आगे पढ़ना चाहते हैं। तो फिलहाल हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, तो आज भी एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए हिस्ट्री के जीके जीएस के क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बोडेयार राजवंश का शासन था? तो वह था मैसूर। मैसूर पर बोडेयार राजवंश का शासन था। हमारा अगला प्रश्न है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो वह थे महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किया। हमारा अगला प्रश्न है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो वह संबंध एचपी से, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से। थोड़ा जो कि एक खेल नृत्य है, उसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हमारा अगला प्रश्न है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो वह रानी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की मृत्यु 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते समय हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? तो वह है छम। जो छम नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है 1876 में कलकत्ता में किनके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो वह थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ने 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था जो कि अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की भी स्थापना की? तो वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बात और, गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे जिन्होंने अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बने और उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना भी की। हमारा अगला प्रश्न है बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी ऐहोल में थी। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल में थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो वह था गुलाम राजवंश। गुलाम राजवंश था जो कि भारत पर पहला मुस्लिम राजवंश था जो कि शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत की सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहले मुस्लिम शासक थे जिनका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। हमारा अगला प्रश्न है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या पाई जाती है? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों से सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है। तो वह किस राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है? तो वह एमपी यानी मध्य प्रदेश में देखी जाती है। फिर से पढ़ देते हैं ये क्वेश्चन। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपकानों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है वह किस राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है? तो वह देखी जाती है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो यह संबंधित है मनसबदारी प्रणाली से। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरबीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो वह थे चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान में। और ये किला क्यों बनाया गया था? राजस्थान के इस किले में जयमल और कल्ला सूरबीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बताना है रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे और वो उस संत कवि का नाम बताना है जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो वह थे तुलसीदास। तुलसीदास ने रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने यूट्यूब चैनल यानी कि रैंकर्स क्यू को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी ठोके और सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे आने वाले हर वीडियो का, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।